हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो आपका यूपी एपीयू का एग्ज़ाम है वो आपका इसी मंथ कंडक्ट होने के लिए जा रहा है, दैट इज़ ऑन द डेट ऑफ 21 ऑफ अगस्त। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब यहाँ पे हम सभी ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है या हम इस वक्त रिवीजन के दौर पे हैं। इस पूरी की पूरी अगर हम प्रक्रिया को देखते हैं और अगर हम सिर्फ एक लॉ पेपर की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लॉ सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से पुट किए जाते हैं, जिनमें से एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होता है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो प्योरली आपका बेस्ड होता है ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन, और सबसे लास्ट में जो पार्ट आपके सामने निकल कर आता है वो बेसिकली आपका केस लॉ के ऊपर आधारित होता है। और आज की इस क्लास में मैं रवि झा आपके साथ सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण केसेस का जिक्र करूंगा। आमतौर पे ये वो केसेस हैं जिन्होंने सीआरपीसी के डिफरेंट सेक्शंस को एक नई परिभाषा दी है, या हम कह सकते हैं कि उन सेक्शंस को एक नए तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। और ये जो केस लॉ है ये सिर्फ आपके प्री ही नहीं बल्कि मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर उससे संबंधित आपसे सवाल पूछा जाता है तो जब तक आप इन केसेस का जिक्र नहीं करेंगे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका सवाल है वो अधूरा माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिसका जिक्र आज की क्लास में आपके साथ करना है। अगर हम सबसे पहले केस को देखते हैं तो ये नाम दिया गया है गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपको दो शब्द नजर आ रहे हैं, एक शब्द है आपका कंकरेंटली और एक शब्द है आपका कॉन्जिक्यूटिवली। ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, दोनों के इंटरप्रिटेशन अलग अलग हैं और दोनों के जो तात्पर्य या दोनों के जो भावार्थ या अर्थ हैं वो भी आपके बिल्कुल अलग अलग हैं। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी ट्रायल चलता है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग और जब उस व्यक्ति का कन्विक्शन हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक है तब तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, वहाँ पे हमें बिल्कुल कंफर्म पता है कि कितनी सज़ा देनी है या वो सज़ा किस रूप में और कैसे चलेगी। लेकिन मान लीजिए कि जो वर्डिक्ट आया है उसमें जो उसके द्वारा जो किए गए ऑफेंस है उसकी संख्या एक से ज़्यादा निकल रही है। अब यहाँ पर कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना होगा और अपने ऑर्डर में इस बात का भी जिक्र करना होगा कि आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति एक्स है जिसने ग्रेवियस असल्ट भी कॉज किया, जिसने असॉल्ट भी कॉज किया, जिसने ऑफेंस ऑफ रेप भी कमिट किया और उसके बाद उसने 302 यानी कि हत्या भी कर दी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर सेक्शंस के अलग अलग पनिशमेंट हैं जिसका जिक्र आपको इंडियन पिनल कोड के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब उस व्यक्ति का कन्विक्शन होगा तो अलग अलग धाराओं के तहत भी उसके ऊपर फाइन और सज़ा को इम्पोज किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो है वो निकल कर ये आता है कि आप ये बताइए कि जो जज अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करते हैं तो जो अलग अलग सज़ाएं उस व्यक्ति को दी गई हैं, क्या उसके तहत हम ये मान सकते हैं कि वो सज़ाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक चलेंगी? तो आमतौर पे वाइल पासिंग द जजमेंट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज टू डिस्क्लोज कि क्या जो सज़ाएं हम उनको दे रहे हैं या जो आपके ऊपर इम्पोज किया गया है क्या वो सज़ा आपकी सारी एक साथ चलेगी, या हम पहले ये देखेंगे कि पहले इस ऑफेंस की सज़ा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरे ऑफेंस की सज़ा चले, उसके बाद तीसरे ऑफेंस की सज़ा चले। आमतौर पर आपने यूएस और बहुत सारे फॉरेन लॉ के अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को 200 साल की सज़ा हो जाती है या 150 साल की सज़ा हो जाती है। तो आमतौर पर यहाँ पर समझने वाली बात है कि वहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी सज़ा को कंकरेंटली नहीं बल्कि कॉन्जिक्यूटिवली डिसाइड किया था, यानी कि पहले आप इस पनिशमेंट की सज़ा को पूरी करेंगे उसके बाद दूसरी सज़ा के लिए आप तैयार रहिए। ये बात आपकी गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कही गई है। उसके बाद अगर हम
दूसरे केस लॉ की बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो केस है आपका सेक्शन 41 के ऊपर ही आधारित है, जो आमतौर पर बात करता है प्रोसीजर रिगार्डिंग दी अरेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक्शन 41 की तो देखिए, एक तरफ हमें अरेस्ट के प्रोसीजर को भी फुलफिल करना है, वहीं दूसरी तरफ हमें उस इंडिविजुअल की लिबर्टी और उसके राइट्स को भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस केस लॉ के अंदर ये बताया गया है कि जब तक आपको खुद ये रियलाइज़ ना हो या जब तक आपको खुद ये आवश्यक ना लगे कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है या अत्यंत ही आवश्यक है, तब तक आप उसको गिरफ्तार बिल्कुल भी मत करिए। यानी कि गिरफ्तारी इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंसर्न ऑफिसर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कंसर्न ऑफिसर विल हैव टू सेटिस्फाइड देमसेल्फ कि जो अगर मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया तो क्या पता ये इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर कोऑपरेट ना करे। जो अगर इस व्यक्ति को मैंने गिरफ्तार इमीडिएट नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो न्याय से भागने की कोशिश करे। तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ रूटीन मैनर के लिए आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि जब तक आपके पास एक वैलिड सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है तब तक भी आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और आमतौर पे यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र और भी किया गया है और वो बात ये की गई है कि सपोज करिए अगर संबंधित पुलिस अधिकारी को ये पता चलता है कि एक व्यक्ति ने जो अपराध कमिट किया है उसकी सज़ा 7 साल से कम है या मैक्सिमम 7 साल तक जाती है, और ऐसी परिस्थितियों में गिरफ्तार तभी किया जाना चाहिए जब वो सीआरपीसी के सेक्शन 41 के सब क्लॉज बी के कंडीशंस को फुलफिल करता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर सज़ा का जो प्रारूप है वो 7 साल तक पहुंच रहा हो तो आपको उसको गिरफ्तार करना ही करना है, बिकॉज गिरफ्तारी एक अंतिम विकल्प के रूप में आपको लेकर चलने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम अगले केस की बात करते हैं तो ये बात करता है आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें कही गई हैं। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, बावजूद उसके जो अक्यूज्ड पर्सन है वो ना तो जुडिशियल कस्टडी में है ना ही पुलिस कस्टडी में है। बेसिकली हम यहाँ पर आपके सामने सिर्फ एक फैक्ट को रखना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो चुकी है या रजिस्टर्ड हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको गिरफ्तार किया ही जाएगा। अगर वो व्यक्ति कंप्लायंस को फुलफिल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए तैयार होता है, तो इवन दो दैट पर्सन अगेंस्ट हुम द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड, उसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से यहाँ पर एक चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि गिरफ्तारी एक अंतिम विकल्प के रूप में होनी चाहिए। और आपका जो अगला केस लॉ है ये है आपका अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये आमतौर पे बात करता है सेक्शन 41 के नेसेसिटी के संदर्भ में कि आखिर हमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता है। आखिर वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर चाहकर भी हम उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ये जो अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लीडिंग केस है। आमतौर पे हम लोग खुद जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में प्रैक्टिस करते हैं तो इस केस का सहारा या इस केस का जिक्र अपने पिटीशन के अंदर ज़रूर करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि आमतौर पे आपको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, करिए, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, लेकिन आप अपने कंडक्ट या अपने आप को आप सेटिस्फाइड कैसे करेंगे। क्या वो गिरफ्तारी वाकई में महत्वपूर्ण थी, क्या वो गिरफ्तारी वाकई में आवश्यक थी, या सीआरपीसी के सेक्शन 41 में जिन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है क्या उन परिस्थितियों में क्या वो केस फॉल हो रहा है। अगर हो रहा है तो गिरफ्तारी ज़रूर करिए, लेकिन जो अगर नहीं हो रहा है तो आपको गिरफ्तारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम अगले केस की बात करते हैं तो ये है आपका इंद्रमोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। अब बेसिकली ये जो केस है ये आपका कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की प्रेजेंस के रिगार्डिंग है बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइदर इंक्वायरी और द
ट्रायल। अब आपको ये पता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हम समन्स को इशू करते हैं। अगर समन्स के बुलाने पर भी वो नहीं आता है तो हम उसके खिलाफ BW यानी कि बेलेबल वारंट इशू करते हैं। और अगर बेलेबल वारंट इशू करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो इन लास्ट स्टेज व्हाट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पहली मुलाकात में या जीरो ग्राउंड लेवल पे ही NBW कभी भी इशू नहीं किया जाता है। नैतिक रूप से या इथिक्स रूप से वो बिल्कुल कभी भी सही नहीं माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर NBW इशू करने की ज़रूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों। देखिए, यहाँ पे जब कोर्ट को किसी व्यक्ति को कॉल करना होता है तो समन्स, बेलेबल वारंट वगैरह इशू करते हैं। अब मान लीजिए कि समन्स सर्व हुए, बेलेबल वारंट इशू हुआ, उसके बावजूद वो व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट के अंदर अपनी अपीयरेंस को नहीं दे रहा है, या पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिख रही है कि हुजूर आपने जो समन्स सर्व किया था हम उस पते पर गए, वहाँ पर हमें कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। आपने बेलेबल वारंट इशू किया, वो व्यक्ति बेलेबल वारंट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आमतौर पे जब कोर्ट को फाइनली ये लग जाता है कि अब जब तक हम इसको पुलिस कस्टडी में अपने सामने नहीं बुला लेते हैं तब तक इस कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे की ओर कन्वे नहीं हो सकती है या बढ़ नहीं सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन बेलेबल वारंट। तो ये कुछ केस लॉज हैं आपके CRPC के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आमतौर पे जो आपका अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, ये एक महत्वपूर्ण केस है। ये जितने भी केसेस का जिक्र मैंने आपके साथ किया है ये सारे के सारे आपके अरेस्ट से ही रिलेटेड हैं। अब अगली वीडियो की सीरीज़ में आपके साथ कुछ और महत्वपूर्ण केसेस के ऊपर चर्चा की जाएगी, और इस उम्मीद के साथ कि कम से कम इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो कम से कम आपके दिमाग में ज़रूर रहें, ताकि अगर एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके सामने आती है तो उसको लेकर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल योर लव and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.